गुड मॉर्निंग। दो बैचेस हैं तो थोड़ी गिनती ज़्यादा होगी बच्चों की, तो डोंट काउंट दी नंबर्स। आप सभी इनडायरेक्टली एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज इन लोगों ने आपके एसएचएम के लेक्चर सुने हैं और दूसरे बैच ने आपका वेव्स का लेक्चर 1 सुना है। सो इनडायरेक्टली यू नो ईच अदर। तो मुझे लगा कि दोनों को एक साथ वेव्स का लेक्चर 2 पढ़ाता हूँ। वेव्स का लेक्चर 1 देख लिया सभी ने? ठीक है, तो आज हम प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रिंग के अंदर जब ऐसी वेव्स ट्रेवल करती हैं तो स्ट्रिंग में डिफरेंट पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, पब्लिक ज्वाइन कर रही है अभी। हाँ जी आदित्य, बोलो क्या डाउट। सर हम्म। सर मुझे ये वाला डाउट था सर, जो आपने वो इक्वेशन लिखी थी ना, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई, नहीं, डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। फॉर अ वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हाँ हाँ, राइट राइट। हम्म। सर तो अगर हम डेल वाई कैंसिल कर देते हैं। डेल वाई कैंसिल कर देते हैं? सर बिकॉज आई ट्राई टू नहीं, डेल वाई कैसे कैंसिल कर देंगे? एक वाई का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक वाई का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टी। यू कैन नॉट कैंसिल इट लाइक दैट। नो नो सर, आई मैं दूसरी तरीके से एक बार डिराइव करने का ट्राई किया था। जो केमिस्ट्री में हमने वो पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे, उसके हिसाब से मुझे एक टर्म आ रही थी डी टी बाई डी एक्स। तो व्हाट विल डी टी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट? dx by dt will represent the rate at which waveform travels. ओके, राइट राइट सर, लेकिन एक्स तो कोई भी जगह का चेंज थोड़ी ना हो रहा है। फिर तो डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब क्या है? अगर एक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब क्या है? तो नहीं, मैं डेल एक्स बाई डेल टी की बात कर रहा हूँ। यार डेल एक्स बाय डेल टी आया। सो मुझे आ रहा था व्हेन आई वाज डिराइविंग। नहीं नहीं। एक तरफ तू कह रहा है एक्सचेंज नहीं कर रहा, जब एक्सचेंज नहीं कर रहा तो डेल एक्स आया कैसे तेरे पास सर एक्सप्रेशन? वही मैंने वो जीरो कर दिया था अपने डेरिवेशन में। नहीं, तुमने समझने की कोशिश नहीं की इस चीज को। स्क्रीन दिख रही है आप सब? माइक बंद कर चलो अपना, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका डाउट समझाता हूँ, ये डाउट में क्या बोल रहा है। तो हमने एक वेव फंक्शन लिखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। और इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था डेल बाय डेल टी ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स डेल बाय डेल टी ऑफ, सॉरी, माइनस वी टाइम्स बाय डेल एक्स ऑफ y। है ना? याद आ रहा है सभी को? देखा हुआ लग रहा है। तो ये एलएचएस में क्या है? डेल बाय डेल टी ऑफ वाई क्या है?
किसी एक गिवन x, किसी गिवन x पे जो पार्टिकल है, अगर उसकी किसी टाइम t टाइम डिस्प्लेसमेंट y थी, तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल डेल y, है ना। तो डेल y बाय डेल t, डेल y इज चेंज इन y फॉर ए पार्टिकल एट टाइम t। अब कौन सा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, विच इज लोकेटेड एट x। ये बात समझ में आती है आप सभी को। डेल वाई बाई डेल टी में डेल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वाई फॉर अ पार्टिकल एट टाइम टी, एंड हु इज दैट पार्टिकल, द पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट x, राइट। और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या चीज है, स्लोप ऑफ द वेव फॉर्म। थोड़ा और ध्यान से सोचते हैं, अगर x पे जो पार्टिकल लोकेटेड है वो अपनी मीन पोजीशन से y डिस्प्लेस्ड है, तो x प्लस डी एक्स पे लोकेटेड है वो अपनी मीन पोजीशन से y प्लस डी वाई डिस्प्लेस्ड है, या x प्लस डेल एक्स पे जो पार्टिकल है अपनी मेन पोजीशन से y प्लस डेल वाई डिस्प्लेस्ड है, राइट। यशराज ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट वाली, चेंज इन हाइट एज द डिस्टेंस वेरीज। तो वेव फॉर्म में ऐसा, ठीक है। तो ये हमारी वेव फॉर्म है, सपोज ऐसी हमारी है जो किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो यहां से x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो y है, ये पिक्चर है किसी टाइम t पर। इसी मोमेंट पे अगर मैं यहां से x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल लूं, तो वो y प्लस डी वाई डिस्प्लेस्ड है, राइट। ये समझ में आया। अब अगर ये वेव इस तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, ये वेव फॉर्म, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म, शेप की वेलोसिटी। तो ये वाला जो पॉइंट है p, ये वाला जो पॉइंट है p, ये की बात कर रहा हूं, पार्टिकल की बात नहीं कर रहा। पार्टिकल तो ये ऊपर या नीचे जा रहा होगा, पार्टिकल तो ये ऊपर या नीचे जा रहा होगा, बट ये शेप जब राइट में शिफ्ट हो जाएगी dt टाइम में dx से, ये शेप शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। दैट मीन्स ये वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट माइनस डेल वाई हो गई, नीचे की तरफ आ गया वो वाला पार्टिकल। तो अगर ये डेल वाई दोनों में इक्वेट करता हूँ, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। आप ये डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स में ये दोनों कैंसिल कर दे रहे हो, तो ये दोनों डेल वाई आप इक्वेट कर दे रहे हो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है डेल एक्स डेल टी इज इक्वल टू माइनस वी। तो ये आपको ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि डेल टी टाइम में अगर ये वेव फॉर्म डेल एक्स आगे चली गई होगी, तो आपका जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है वो डेल वाई से नीचे आ गया होगा। तो ये लॉजिकल तरीका हो गया इस एक्सप्रेशन तक पहुंचने का, जिसको हमने मैथमेटिकली सिंपल डेरिवेटिव से कर लिया था। समझ आ रहा है। तो ये है वो जो तू डेल एक्स बाय डेल टी इक्वल टू माइनस वी निकाल, एक्चुअली वो डेल वाई नेगेटिव ले लेना चाहिए नेक्स्ट पार्टिकल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्टिकल आपका डेल वाई नीचे आ गया होगा जब वेव फॉर्म डेल एक्स डिस्टेंस से आगे गई होगी, इसलिए अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये जो डेल एक्स बाय डेल टी ये हमें मिल रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म है। इसको मैं फेज वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म बोलते हैं, इस फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। क्यों फेज वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि
वाला जो पॉइंट जब यहाँ पहुंच गया तो जो ऑसिलेशंस का फेज पहले इस पार्टिकल के पास था, अब वही ऑसिलेशंस का फेज नेक्स्ट पार्टिकल के पास आ गया। क्यों भाई? आप समझते हैं ना, फेज ऑसिलेशन में कौन से दौर से गुजर रहा है? तो जिस दौर से पी पार्टिकल गुजर रहा था टी टाइम पे, टी प्लस डेल टी में उससे नेक्स्ट डेल एक्स डिस्टेंस आगे वाला पार्टिकल उसी फेज से गुजर रहा होगा। तो फेज ट्रेवल कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है फेज वेलोसिटी। तो आपको हायर लेवल पे अगर कोई भी वेव की बुक उठा के देखेंगे तो उसमें आपको एक फेज वेलोसिटी नाम की टर्म मिलेगी। तो फेज वेलोसिटी बेसिकली ये डेल एक्स बाय डेल टी को रिप्रेजेंट करता है, और वो रिप्रेजेंट करता है कि फेज यानी वेव फॉर्म कैसे ट्रेवल कर रही है। तो हम तो उसको रूटीन में 11th 12th में वेव वेलोसिटी बोल देते हैं, उसको फेज वेलोसिटी बोला जाता है। वेव पल्स एक छोटी सी सिंगल शेप ऑफ द वेव फॉर्म को वेव पल्स बोलते हैं। अगर ऐसे वेव आ रही है जैसे नॉर्मली साइन वेव्स आती हैं तो उसको हम वेव ट्रेन बोलते हैं। तो जो नॉर्मली आप साइन वेव्स देखते हैं वो वेव ट्रेन होती है, और अगर आपने एक सिंगल जर्क देके एक रोप में छोड़ दिया तो वो वेव पल्स होती है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सिंगल शेप ट्रेवल करती हुई दिखाई थी उसको वेव पल्स बोलते हैं। और अगर मैं अप एंड डाउन जर्क देता रहता तो वेव ट्रेन जनरेट हो जाती। हाँ जी आदित्य, और बोलो। सर एक चीज पूछनी थी सर, हमने केमिस्ट्री में किया था सर, अगर से हमारा वाई एच वो तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी सर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या डी वाई इज इक्वल टू डेल वाई Yes, dy dy may be written as del del y by del del of x y into dx. times dx plus del by t times of y times dt। ये लिख सकते हैं ना हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये एब्सोल्यूट चेंज इन y है। हाँ सर। सर अब इस इक्वेशन को मैंने dx से डिवाइड कर दिया था दोनों साइड। अच्छा ठीक है, मेरे पास आ गया dy by dx इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ y प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ y इंटू डी टी बाई डी एक्स। यस सर। सर अब मैंने वो रिलेशनशिप यूज की डेल वाई बाई डेल एक्स वाली इक्वल टू माइनस वी। del y by del x is minus v times del y by del t is minus v वी टाइम्स times डेल वाई बाई डेल एक्स। del y। सो मैंने अब डेल वाई बाई तो डेल एक्स आपने हटा यहाँ दिया पे पुट कर, इक्वेशन से। तो del y by del x की वैल्यू पुट कर दी तुमने यहाँ पर। हाँ हाँ। del y by del x की वैल्यू -1/v टाइम्स del y by del t प्लस del by del t of y टाइम्स dt by dx। यस सर। अब फिर सर आपने जब वो डेरिवेशन लिखा था ऊपर, आपने डेरिवेशन लिखा था सर, डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ इनवर्स एक्स कॉमा टी लिख सकते हैं ना? एफ डैश एक्स कॉमा टी, वही आपने लिखा था ऊपर। क्या सर डी वाई बाई डी एक्स को dy रिप्रेजेंट by कैसे dx को करेंगे? क्या, सर वो जो आपने एफ डैश। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ सर। सर तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग है? पार्शियल है। जब मैं वहां पर डिफरेंशिएट कर रहा था तो पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा ना मैं इसको। फिजिकली dy बाई डी एक्स को कैसे इंटरप्रेट मुझे सोचना पड़ेगा। सर जो आपने ऊपर एक डेरिवेशन की थी आपने सर, उसमें एफ डैश एक्स माइनस वी टी लिखा था सर, उसका क्या मतलब होगा? वो मैं पार्शियल डेरिवेटिव था, बेसिकली मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लिखना चाहिए। एंड दैट पार्शियल डेरिवेटिव वाज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो एक बार मैंने पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में लिया था, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिया था। नहीं सर, क्योंकि मुझे लगा था डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश होगा, और इसलिए मैंने डी टी बाई डी एक्स को 0 पुट कर दिया था ताकि मुझे सेम इक्वेशन आ जाए। नहीं 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 नहीं,
नहीं, जबरदस्ती आप एक्सप्रेशंस के साथ खेल रहे हो। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी आरित्र बोलो। सर आपने अभी तक ऐसा जो टेंशन का कुछ पढ़ाया नहीं ना, वो सब? नहीं, ओके। तो आज की क्लास में हम स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल करने वाली वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो वी विल, अभी तक तो मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दी थी और आपको वेव फॉर्म कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ये एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी के बारे में जानकारी देने की थी कि कैसे किसी वेव फॉर्म को हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशल केस की। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेव्स ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। हाँ जी, कर लिया नोट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नॉट एट ऑल नीडेड। ये सारी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल जो ये समझाने की कोशिश की वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म या फेज वेलोसिटी, बस इतना समझना बहुत है। चलिए ठीक है। हाँ जी, और थोड़ा ऊपर ये लो। आगे कंटिन्यू करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वेव्स ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और दिस string has a tension in it T and mass per unit length mu। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी की, कि किसी भी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग के अंदर जब हम वेव जनरेट करते हैं तो वो वेव्स किस वेलोसिटी से उसके अंदर प्रोपेगेट करती हैं। वेव वेलोसिटी मतलब ऑब्वियसली वेव फॉर्म की वेलोसिटी। एंड द एलिमेंट्री रिलेशनशिप दैट वी हैव इज डेल स्क्वायर y by del t square is equal to minus v square times है, जिसमें v हमारी वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म। तो मैं एक स्ट्रिंग के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है, तो मैं एक स्ट्रिंग के अंदर जब वेव ट्रेवल कर रही होगी तो कोई भी एक आर्बिट्ररी मान लूंगा और मान लूंगा कि उसमें किसी भी आर्बिट्ररी शेप की वेव ट्रेवल कर रही है। और उसके बाद मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा कि ये जो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर है और इसको मैं डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर से कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और इस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे एक पल्स ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल जो कि y पर डिस्प्लेस्ड है और y x का एक वेव फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे जरा। अगर मैं x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट dx थिकनेस का, तो इस dx थिकनेस वाले एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट y है, डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ दैट एलिमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। dx उस एलिमेंट की नेचुरल लेंथ थी जब वेव नहीं थी उसमें, और म्यू हमारी रोप का मास पर यूनिट लेंथ है। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास
म्यू dx लिखा जा सकता है. That means net force on this element must be equal to mu dx times del square y by del t square. ठीक है. अब ये नेट फोर्स आएगी कहाँ से? तो अगर मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट का एफबीटी बनाऊं, थोड़ा सा जूम इन करके बनाते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हूँ मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल एलिमेंट है मेरा. आदित्य अग्रवाल पूछ रहा है हाउ डू वी नो इट हैज अ लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन और अ राइटवर्ड एक्सेलरेशन. तो मैंने तो लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड लिखी ही नहीं, मैंने तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखी है. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि हाउ डू वी नो दैट इट डज नॉट हैव अ लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड एक्सेलरेशन. सो दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन द स्ट्रिंग. क्या इतना कहना सफिशिएंट है दैट दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन द स्ट्रिंग? So the medium particles are going up and down. ठीक है. अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे एक टेंशन यहां लग रही होगी और अलोंग दी लेंथ, इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे एक टेंशन यहां लग रही होगी अलोंग दी लेंथ. अलोंग दी लेंथ मतलब अलोंग दी टेंजेंट. और एक टेंशन यहां लग रही होगी अलोंग दी टेंजेंट. एंड कि हमारी जो वेव पल्स है इट इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये वेव फॉर्म बहुत स्मॉल. और अगर ये वेव फॉर्म की जो शेप एंड साइज है वो बहुत स्मॉल है, तो में वेरिएशन को हम इग्नोर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. बिकॉज ऑफ द चेंज इन दी स्लोप, आपकी टेंशन जो अगर यहाँ पे थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल के साथ, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे एक्ट कर रही होगी. ठीक है. कोई डाउट यहां तक जितना मैंने लिखा? सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? टी साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस टी साइन थीटा. In the direction. Since the waveform is of very small size, तो ये assumptions है हमारी, waveform is of very small size, तो आपकी जो शेप है वो ऐसी नहीं होती है, हमारी शेप ऐसी होती है. तो इसका मतलब ये है कि स्लोप बहुत लार्ज नहीं, और स्लोप अगर बहुत लार्ज, एंगल थीटा इज नॉट गोइंग टू बी वेरी लार्ज. सो साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा कैन बी रिटन एज साइन सिंपली थीटा प्लस डी थीटा, और ये टी डी थीटा बच जाएगा हमारे पास. मैंने बोला कि ये इतनी लार्ज एम्पलीट्यूड की पल्स नहीं है, स्मॉल एम्पलीट्यूड की पल्स है. तो जो इलोंगेशन की वजह से रोप में टेंशन में चेंज आने वाला है वो इग्नोर कर दिया मैंने, है ना. जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिसिटी की वजह से रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होती है ना. तो पहले से वो टॉट है, तो बस वो जो पहले से टेंशन है केवल उसी को कंसिडर कर रहा हूँ. एडिशनल टेंशन जो थोड़ी बहुत इलोंगेशन से जनरेट हुई होगी, इलोंगेट हो गया होगा ना ये एलिमेंट, पहले ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था वो टेढ़ा हो गया तो थोड़ा सा इलोंगेट हो गया होगा, तो वो इलोंगेशन इग्नोर कर दी. एंड दैट डीएमजी पार्ट इज आल्सो इग्नोर्ड बिकॉज हमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं यहाँ पर लेना, हो सकता है ये रस्सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट कर रही हो. ठीक है, हो सकता, तो वो ग्रेविटी वाला इफेक्ट यहाँ नहीं लेना है. यहाँ पे इट इज मेनली दी टेंशन विच इज कॉजिंग इट टू वाइब्रेट. तो नेट फोर्स हो जाएगी टी डी थीटा, तो विल गेट टी टाइम्स डी थीटा
इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल टी स्क्वायर। से समझना जरा, थीटा स्मॉल एंगल्स के लिए मैंने साइन थीटा को थीटा लिखा है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा मतलब स्लोप, क्यों भाई? तो t टाइम्स d ऑफ थीटा, एंड थीटा इज डेल y बाय slope at a given time. The slope at a given time will be obviously del y by del x is equal to mu dx del square y by del t square. कोई डाउट यहां तक? Now d of del y by del x will be del by del x of by del x times dx is equal to mu dx into del square y by del square. एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डेल बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। चेंज एक पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहा हूँ। डी एक्स गोज फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आई विल बी लेफ्ट विद डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओवर म्यू टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एक्सेलरेशन की स्लोप से। d of del y by del x is del by del x of, क्यों लिखा? बिकॉज del y by del x आपका टाइम का भी फंक्शन हो सकता है और x का भी फंक्शन हो सकता है, और मैं एक टाइम पे बात, इसलिए मैं इसको केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड दिस नोटेशन। And if you compare it with the standard differential equation of a wave form, del square y by del t square equals v squared times square y by del x square, you get v t by mu, or v equals square root of t by mu. So when we have a string stressed to a tension t and we generate waveforms on it, they will propagate along the length of the string with velocity square root of mu. सभी को दिक्कत आ रही है क्या मेरी आवाज में? यस नो यस नो यस नो। अच्छा जी, नेट कनेक्शन चेंज करके देखें। तुम्हारे बॉम्बे ऐसी है यार, मैं क्या करूं? मैं दिल्ली में बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। वेट चेक करते हैं कनेक्शन चेंज करके। हाँ जी, कुछ बेहतर है? ठीक है, कभी कभी ऐसी दोबारा पूछ लेने पर भी आंसर यस आ जाता है। हाँ सर बेहतर है, देख लेते हैं। वैसे मैंने चेंज कर लिया है। चलो ठीक है, तो नोट कर लिया सभी ने? यहां से स्टार्ट किया था मैंने एक वेव पल्स के बारे में बात की। मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया dx, और उस डिफरेंशियल एलिमेंट की मैंने एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेसिकली वो जो टेंशन है वही हमारे रिस्टोरिंग फोर्स की तरह है।
डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने। जैसे यार तुम इतनी देर से बात कर रहे हो ना यार, आपका जो u है, कोई भी फंक्शन u है, वो x और t दोनों का वेरिएबल है, तो du क्या होगा? तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ दैट फंक्शन टाइम्स dx प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ दैट फंक्शन टाइम्स dt। अब सिंस आई वाज लुकिंग एट दैट थिंग ओनली एट अ स्पेसिफिक टाइम, सो मेरा ये वाली टर्म जीरो हो गई, बिकॉज मैंने टाइम तो फ्रीज किया हुआ था, मैं एक टाइम पे एक्सेलरेशन लिख रहा था, एक टाइम इंस्टेंट पे। तो मैंने डी ऑफ यू को डेल बाय डेल एक्स ऑफ दैट फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा, इनटू डी एक्स लिखना चाहा। अब ध्यान से देखो, डी ऑफ यू क्या है? डेल वाई बाय डेल एक्स, विच इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस फंक्शन टाइम्स डी एक्स। ठीक है, नोट किया सभी ने? चले आगे, कुछ पूछना है और किसी को? हाँ जी, इधर से, इधर वाले लोगों की आवाज नहीं आ रही। अनुज, गौतम और बाकी की पब्लिक, सृजनी, सुपर्णा जोशी। एक और गर्ल है, नाम भूल गया मैं उसका, सृष्टि, यस। हाँ भी आदित्य, चल पड़ो आगे। कर क्या रहा है तू? ट्राई मत कर, नोट कर ले। खाली ट्राई करने से क्या होगा? चलिए, चलो आगे अब। तेरा दिमाग तो इतना तेज चलता, हाथ नहीं मैच करते उसके साथ तेरे। चलिए ठीक है। तो एक स्ट्रिंग के अंदर वेव वेलोसिटी रूट टी बाय म्यू। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज एक हमारे पास स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और ये इसका फ्री एंड है। इसके फ्री एंड को जोक देके यहां से एक स्मॉल पल्स जनरेट की गई। यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पल्स टू रीच द टॉप। मास इग्नोर कर देंगे तो टेंशन कहां से आएगी?
क्यों अरित्र, मास इग्नोर सर कर तो देंगे उस प्रीवियस में आपने क्या बोला था, वो कुछ तो मास का नहीं कंसिडर करेंगे। वो ये कह रहा था कि जब ये डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पर है तो इसका वेट भी लग रहा होगा नीचे की तरफ, उसकी वजह से ये टेंशन और ये टेंशन का डिफरेंस आएगा। अच्छा हाँ सर, ओके समझ। ठीक है, तो वहां पे जो टेंशन थी वो पहले से थी प्रेजेंट, यहाँ पे डीएमजी की वजह से वेरिएशन अलग तरीके की है, यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स में टेंशन डिफरेंट होगी एंड दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। वो तो वेव की वेलोसिटी डिराइव करने के लिए थी, यहाँ पे जब पल्स ऐसे जनरेट होगी तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही होगी ना, और उसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट आ रहा होगा वो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो तो खत्म हो गई पार्ट। अब तो यहाँ पे बात ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स में टेंशन डिफरेंट है तो उसकी वजह से वहां पे पल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो अगर मैं नीचे से फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस ऊपर जब हमारी पल्स पहुंच चुकी होगी तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ टी बाय म्यू होगी, और इट इज द लोकल टेंशन ओवर देयर। व्हाट इज द लोकल टेंशन एट देयर? इतने पार्ट ऑफ द वेट की वजह से होगी ना, तो म्यू एक्स टाइम्स जी। So T by mu will be gx. So the velocity of the pulse at a distance x will be root gx. आंसर प्रतिष्ठा का ठीक नहीं लग रहा है। v को dx by dt लिख के इंटीग्रेट करोगे ना यार, खाली वेलोसिटी से टाइम को लेंथ को डिवाइड कर दोगे क्या? तो dx by root x is equal to root g into dt, integrating both sides, x varies from 0 to l टाइम 0 से t, तो 2 रूट एक्स 0 से l इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी, तो 2 रूट l इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी। सो द टाइम टेकन टू रीच अप इज 2 रूट ऑफ l बाई जी। प्रतिष्ठा 2 कहाँ गया तुम्हारा? तो ये वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नहीं चल रही है, क्या आप एक्सेलरेशन बता सकते हैं पल्स की? तो वी स्क्वायर को जी एक्स लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी। सो दी एक्सेलरेशन इज g बाई 2। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चल रही है g बाई 2। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लो। हाँ बोल बेटा। सर एक दो चीज़ें पूछनी थी सर। जब भी हम पहले कभी जैसे वो पुली के अक्रॉस टेंशन मार्क की या किसी इंक्लाइन के अक्रॉस टेंशन का एक छोटा एफबीडी बनाया सर, तब तो हम कंसिडर करते थे कि वो टेंशन का जो छोटा सा पार्टिकल है वो स्ट्रेट ही होगा, तो उस पे हम दोनों टेंशन को थीटा पे ही मानते थे, लेकिन अब थीटा प्लस डी थीटा क्यों हुआ? क्योंकि पल्स बन रही है ना यहाँ पे यार, वेव पल्स है, पल्स नहीं बनेगी तो कैसे बात बनेगी? सर नहीं, रिस्टोरिंग लेकिन फोर्स का यहाँ पे ऐसी शेप बन रही है ना, ऐसी शेप बन रही है तो इसकी वेव फॉर्म चेंज कर रही है, तो यही तो इफेक्ट है, ये वेव फॉर्म की चेंज होने की वजह से ही तो रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है इस तरफ, और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। no, so I'm talking about the regular case only, not this one in particular. रेगुलर केस में
कौन सी वेरिएशन नहीं लेते? लेते तो है वेरिएशन। अगर एक पुली के ऊपर से रोप पास करके जा रही है तो आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो तो यहाँ पे टेंशन इस टेंजेंट के लॉन्ग लेते हो, यहाँ पे टेंशन इस टेंजेंट के लॉन्ग लेते हो, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं लेते क्या उसको? हाँ सर लेते हैं। फिर नहीं सर मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था जैसे कोई इंक्लाइन पे हम टेंशन लेते हैं किसी चीज की, मतलब कोई वेरिएबल इंक्लाइन चल रहा है। इंक्लाइन चल रहा है, मतलब ऐसा ही कोई कोई भी सरफेस हो, जैसे कर्व्ड सरफेस हो या ऐसा कुछ। ऐसे एक ऑब्जेक्ट है। हाँ। हाँ सर, और हम्म। उस पे हम टेंशन लेते हैं किसी भी छोटे टेंशन किस पे? एलिमेंट का। टेंशन किस चीज की टेंशन? सर इसे एक ऑब्जेक्ट है वहाँ। यहाँ पे। हम्म। आगे। और उससे हमने एक रोप कनेक्ट कर दिया है। रोप यहाँ से स्लाइड करती हुई ऐसे जा रही है। हम्म। सर तो जब भी हम छोटे रोप का एफबीडी बनाते हैं हम तो अगर बनाते हैं तो उसमें तो हम मानते हैं कि एक साइड से थोड़ी ज्यादा टेंशन लग रही होगी, लेकिन दे एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। नहीं, क्या बात कर रहा है? अगर कर्व्ड है तो क्यों लेंगे सेम डायरेक्शन में? डिफरेंट डायरेक्शन में लेंगे ना। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया कि सेम डायरेक्शन में ले ली। पता नहीं तुझे क्या याद आ रहा है, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में होंगी। एक लोकल टेंजेंट के लॉन्ग होगी ना यार डायरेक्शन उसकी। लोकल टेंजेंट के लॉन्ग होगी डायरेक्शन उसकी, एक तरफ टी होगी एक तरफ टी प्लस डी टी होगी। एक इधर से टेंजेंट के लॉन्ग लग रही होगी, एक दूसरी तरफ टेंजेंट के लॉन्ग लग रही होगी। सर तो हम छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट को स्ट्रेट नहीं मान सकते फिर? नहीं मान सकते, क्यों मानेंगे स्ट्रेट? अगर वो किसी कर्व्ड सरफेस से जा रही है तो कर्व्ड सरफेस पे ही मानेंगे। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ जिसमें हमने इस तरीके का एक सरफेस लिया था और यहाँ से ऐसे करके ये पास की थी, इसको इधर बांध दिया और ये रोप है, ये रोप सस्पेंड की हुई है, इसमें टेंशन निकालो तो इसमें आता ना वो वेरिएशन सारी। लेते हैं, क्यों नहीं कंसिडर करते? जाके देख अपने लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन से एक बार, टेंशन वाला पहला लेक्चर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल के अंदर नीचे कोई ब्लॉक सस्पेंडेड नहीं था रोप से, एंड रोप वाज द ओनली ऑब्जेक्ट। तो अब आप ये समझना है जरा ध्यान से, दैट देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका क्वेश्चन बनाने वाला है वो इस रोप के दे। अगर वो इस रोप के नीचे एक हैवी ब्लॉक सस्पेंड कर दे तो हो सकता है कि वो टेंशन की वेरिएशन को इग्नोर भी। Am I audible now? आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया हो सकता है जिसमें रोप का मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया हुआ है और ये रोप है और नीचे ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है। इसमें यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जो टेंशन होगी वो एम जी प्लस म्यू जी एक्स होगी, और वेलोसिटी रूट टी बाय म्यू जब आप निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू एम जी बाय म्यू प्लस जी एक्स आएगी। तो ऑफ कोर्स इट इज वेरिएबल। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन फ्रेम करने वाला एम जी बाय म्यू को बहुत बड़ा मान ले जी एक्स के कंपैरिजन में,
और टेंशन की वेरिएशन को इग्नोर करके इस पल्स को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ मान ले। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ के ध्यान से ये समझना है कि यार ये क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन की गई है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान के की गई है कि नहीं की गई है। तो लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कि वो वेरिएबल वेलोसिटी ले रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी ले रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ मान ले इनको, एज्यूमिंग की जो नीचे वाला ब्लॉक है उसका मास बहुत ज्यादा है। आप डेटा देखकर भी लगा सकते हैं। सपोज हो सकता है आपको ये मास जो है वो 100 kg का दिया हो और जो उसका मास पर यूनिट लेंथ है वो बहुत कम हो, तो आपकी ये वाली वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आ जाए। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन कि मेरे को ये वेरिएबल लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी कैरिड बाय a waveform. So we will talk about the kinetic energy and potential energy. तो मेरा जो भी कंटेक्स्ट है वो अभी फिलहाल स्ट्रिंग को लेकर ही है। तो मैं एनर्जी कैरिड बाय वेवफॉर्म निकालना चाहता हूं। तो एक रोप है और ये रोप, अगर इस रोप की बात करूं, ये एक स्ट्रेच्ड रोप है, ये एक स्ट्रेच्ड रोप है। तो अगर ये mg/μ जो नीचे ब्लॉक सस्पेंडेड है इसका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर mg/μ आपका gx से ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपको वेरिएबल लेना है, अदरवाइज कांस्टेंट लेना है। ठीक है रुचिका? तो एक स्ट्रेस रोप है, टेंशन इसमें T है, मास पर यूनिट लेंथ इसका म्यू है। जब इसमें कोई वेव प्रेजेंट नहीं थी तो ये हमारी रोप ऐसी दिखाई दे रही थी जैसी अभी आपके सामने स्क्रीन पर बनी हुई है। और जब इसमें एक वेव ट्रेवल करने लग गई तो ये वेव ऐसी हमारी स्ट्रिंग की शेप हो गई। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट मैं यहां पे ले रहा हूं जिसकी नेचुरल लेंथ dx थी, और एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पे ले रहा हूं जिसकी नेचुरल लेंथ सपोज dx है। दो डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसे कंसिडर कर रहा हूं। तो इस वेव फॉर्म में जब ये वेव प्रोपेगेट कर रही होगी तो देयर विल बी सम काइनेटिक एनर्जी एंड देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी में किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? डिफरेंशियल एलिमेंट ए और डिफरेंशियल एलिमेंट बी में क्या लग रहा है आपको, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बी की तो जीरो ही लग रही है ना? बी तो एक्सट्रीम स्लोप ज्यादा है। क्या बात है, यशवर्धन ने बड़ी अच्छी बात बोली, स्लोप ज्यादा। स्लोप ज्यादा होने से क्या होगा? तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों भाई? डेल वाई बाय डेल टी इज माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स। तो किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट की वेलोसिटी वहां पर जो लोकल स्लोप है उस पर डिपेंड करेगी। तो जहां स्लोप ज्यादा होगी वहीं वेलोसिटी ज्यादा होगी। इनफैक्ट बी पे तो स्लोप जीरो ही है। अगर बी पीक पे है तो, अगर बी पीक पे है तो वहां स्लोप जीरो ही है। तो बी पे तो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है और ए पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट ए is going to be more than the kinetic energy of the element B. What about the potential energy?
सबसे पहले तो ये समझे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्या आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है या आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखनी है? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट mgh ओवर हियर, है ना? तो डोंट थिंक अबाउट हाइट, थिंक अबाउट स्ट्रेन। कहाँ स्ट्रेन ज्यादा है, ए पर या बी पर? बी पे तो स्ट्रेन 0 ही है। क्यों भी? बी वाला एलिमेंट तो अब भी उतनी लेंथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जबकि ए वाला एलिमेंट, थोड़ा जूम इन करके बनाता हूं डायग्राम, तो अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू बनाता हूं, तो ये वाला जो एलिमेंट है मैंने यहां बनाया था, इसकी नेचुरल लेंथ dx थी और अभी उसकी लेंथ ds हो गई है। और जो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने बनाया था, उसकी नेचुरल लेंथ dx थी और अभी उसकी लेंथ dx ही है। तो यहाँ पे स्ट्रेन 0 है और यहाँ पे स्ट्रेन नॉन जीरो है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। एग्री कर रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए is also more than the potential energy at B. Note that this is elastic potential energy. It depends on the strain. Elongation पे डिपेंड कर रही है। तो एक तो वो एसएचएम वाला फंडा नहीं लगाना है कि जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। हियर वी आर हैविंग वेव्स एंड व्हेन द वेव इज प्रोपेगेटिंग थ्रू दिस स्ट्रिंग, किसी एक डिफरेंशियल एलिमेंट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है कि भैया जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एनर्जी रोप की लेंथ की लॉन्ग ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। सो डोंट कंजर्व द एनर्जी फॉर एनी डिफरेंशियल एलिमेंट। डोंट थिंक कि किसी एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल एलिमेंट की एनर्जी समय के साथ कांस्टेंट रहती है। देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी थ्रू इट। तो हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट की एनर्जी समय के साथ बदलती रहेगी। जब वो डिफरेंशियल एलिमेंट अपनी पीक पर होगा तब जब वो डिफरेंशियल एलिमेंट अपनी पीक पर होगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, स्ट्रेन 0 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि पीक पर है। इनफैक्ट जरा ध्यान से देखें, स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन स्लोप पे डिपेंड करेगा? जहां स्लोप 0 होगी वहां स्ट्रेन 0 होगा। और जहां स्लोप मैक्सिमम होगी वहीं स्ट्रेन मैक्सिमम होगा कि नहीं? जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगी वहीं पे तो इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगी। तो जहां स्लोप मैक्सिमम है वहीं स्पीड भी मैक्सिमम है। और जहां पर, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड, जहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है वहीं स्पीड भी मैक्सिमम है। और जहां पे स्लोप मैक्सिमम है वहीं पर स्ट्रेन भी मैक्सिमम है। दैट मीन्स जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहीं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। So both kinetic energy and potential energy of any differential element oscillate in phase with the time. The kinetic energy and potential energy of any differential element, obviously they vary, oscillate in phase with time. That is, they attain maxima simultaneously, मतलब जिस समय एक मैक्सिमम उस समय दूसरा भी मैक्सिमम है, एंड बिकम 0
साइमल्टेनियसली। तो जब ये वेव फॉर्म क्रॉस करके जा रही होगी तो कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट, ध्यान से समझना जरा, जब ये वेव फॉर्म एक बार आगे जाके वापस आएगी तो कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट एक बार ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। जब ये वेव फॉर्म क्रॉस कर जाएगी तो एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल एलिमेंट एक बार ऊपर जाके वापस आ जाएगा। तो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक जैसे तरीके से इंक्रीज करेंगी। जीरो से मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से फिर जीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर वापस जीरो होगी। ठीक है। ये नोट किया सभी ने? पहले यहां वाला जितना है स्क्रीन पे ये नोट कर लो, फिर नीचे ले जाता हूं। जितना अभी स्क्रीन पे है वो नोट किया। हाँ आदित्य वेट कर रहा हूँ, चल लिख ले। चलूं आगे? ठीक है, ये रही लास्ट स्टेटमेंट। किसी डिफरेंशियल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू डी एम इंटू डेल वाई बाय डेल टी होल स्क्वायर, दैट इज हाफ म्यू डी एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल टी होल स्क्वायर। ये किसी एक डिफरेंशियल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझने के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, एक ये वाला डिफरेंशियल एलिमेंट जिसकी लेंथ dx है, और जब रस्सी में कोई वेव नहीं थी तो ये यहाँ था, और जब इस रूप में एक वेव आ गई तो ये डिफरेंशियल एलिमेंट हमारा यहाँ चला गया और इसकी लेंथ ds हो गई। ds इज द लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ds को dx ओवर cos थीटा, दैट इज हाँ बस ठीक है, dx ओवर को cos थीटा लिखा जा सकता है। तो व्हाट इज द इलोंगेशन? व्हाट इज द इलोंगेशन? dx बाय cos थीटा माइनस dx अंडर दी टेंशन T। अगर अंडर दी टेंशन T इतनी इलोंगेशन हुई है so what will be the potential energy, elastic potential energy? Tension into the elongation, बोलो। that will be T dx 1 minus cos theta by cos theta, and that is T dx into 2 sin square theta by 2 over 1, and that is T dx theta squared by 2, and that is half T dx del y by del x whole squared. Theta is the slope of the waveform at a given time.
अब डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू माइनस नहीं, डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू माइनस वी टाइम्स या प्लस या माइनस वट एवर डेल वाई बाय डेल एक्स होती है। तो डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, डेल वाई बाय डेल टी डिवाइडेड बाय वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ टी डी एक्स इंटू डेल वाई बाय डेल टी स्क्वायर्ड बाय वी स्क्वायर्ड, and v squared we have already proved it is t by mu, so this becomes half t by mu x into del y by del t whole squared, which is the same as the kinetic energy। तो मैंने ये ही प्रूव कर दिया कि दोनों की वैल्यूज ही बराबर होती हैं। नो माइनस नहीं है भैया, वो काटा मारा हुआ है मैंने, दैट इज नॉट अ माइनस साइन। अगली लाइन में दिख रहा माइनस फाइनल आंसर में। तो पहले तो मैंने केवल लॉजिकली समझाने की कोशिश की थी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम फेज में वेरी करती हैं। नाउ यू हैव आई हैव प्रूव्ड कि किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट की एक ट्रैवलिंग वेव में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल आती हैं। तो फॉर अ ट्रैवलिंग वेव द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी डिफरेंशियल एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मीन्स आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी डिफरेंशियल एलिमेंट को काइनेटिक एनर्जी का डबल करके लिख सकते हैं। सर थोड़ा ऊपर ले सकते यहां से लिखा मैंने। सर थोड़ा और ऊपर भी ले सकते। और ऊपर तो बेटे पुरानी स्टेटमेंट है, वो भी नहीं लिखी क्या? हाँ सर लिखिए नीचे कर। ठीक है चलें आगे। नहीं इलोंगेशन तो होगी, क्यों नहीं होगी इलोंगेशन? कौन कह रहा है इलोंगेशन नहीं होगी? मैंने इलोंगेशन की वजह से टेंशन में वेरिएशन इग्नोर की थी। हर डिफरेंशियल एलिमेंट में मैंने बोला कि इतनी कम इलोंगेशन होगी कि मैं उसमें टेंशन मतलब रो पे ऑन एन एवरेज टी ही मानूंगा, मैं वो टी को नहीं अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लिखने वाला हूँ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। ठीक है
हाँ जी बोलो। सर सर अगर हम इस छोटे से पार्टिकल का एफबीडी बनाएंगे और अगर हम देखेंगे कि एट एनी पॉइंट सर इसका जो स्ट्रेचिंग हो रहा है, जो भी स्ट्रेचिंग हुआ होगा, सो वो ड्यू टू मतलब फोर्स, मतलब वो टेंशन की वजह से ही हुआ होगा ना? ये टेंशन की वजह से हुआ होगा मतलब टेंशन तो पहले से थी उसमें, उसके बाद किसी एक्सटर्नल एजेंट ने एक जर्क दे के छोड़ दिया। उसके बाद अब जब वो पल्स इसमें ट्रेवल कर रही है तो डिफरेंट पार्ट्स इलोंगेट हो रहे हैं, फिर वापस नेचुरल लेंथ में आ रहे हैं। नो सर, बिकॉज आई वांटेड टू आस्क सर, जब भी हम कोई किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हम देखते हैं हमने किसके अगेंस्ट वर्क किया है ना। हाँ तो टेंशन तो इसकी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन ही है ना, उसी के अगेंस्ट वर्क हुआ होगा स्ट्रेच होने में, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी। सर लेकिन फिर वर्क किया किसने? वो जो आपने वो नेबरिंग एक्सटर्नल एलिमेंट्स, जर्क मारा है उससे? उसके नेबरिंग एलिमेंट्स ने। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऐसे समझ ध्यान से। ये एक रोप है और ये रोप लिया, ठीक है। तो while this differential element is moving up and down, तो इसके जो लेफ्ट में पार्ट ऑफ द रोप है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द रोप, और जो इसका राइट पार्ट ऑफ द रोप है, ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं टेंशन हाँ की? सही। तो वो वर्क कर रही है ना इस पे। अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब इस पे नेट पॉजिटिव वर्क हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो अगर लेफ्ट पार्ट इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सपोज लेफ्ट पार्ट ऑफ द रोप इस पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है और राइट पार्ट ऑफ द रोप इस पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब इस एलिमेंट की एनर्जी इंक्रीज कर रही है। क्यों? इनफैक्ट ये आइडिया आपको ये सोचने में हेल्प कर सकता है कि अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन बना लूं, उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट पे एक फोर्स लगा रहा होगा टी, ठीक है। हम्म? हम्म। और वो किसी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा होगा सपोज, या नीचे जा रहा होगा वट एवर, ठीक है। तो वो उस पे कितना वर्क कर रहा होगा, तो टी डॉट वी वर्क कर रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पे, रेट ऑफ वर्क डन। This is the rate of work done by the left part of the rope on that differential element, and this will represent the instantaneous energy transfer rate across the cross section, ठीक है। तो अगर आप किसी भी इंस्टेंट पे एक्स डिस्टेंस पे एनर्जी ट्रांसफर का रेट निकालना चाहते हैं तो वहां पे आप टी डॉट वी कर सकते हैं। तो यहां से इधर कितनी एनर्जी जा रही है, तो लेफ्ट साइन थीटा इंटू डेल वाई बाय डेल टी। क्या किसी को नहीं सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? So this is the instantaneous power transmission rate along the length of the string. Instantaneous
पावर ट्रांसमिशन रेट, पावर ट्रांसमिशन रेट या एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, दैट पावर ट्रांसमिशन के आगे रेट लगाना अच्छा नहीं लग रहा, इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिशन। और इसको मैं स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा लिख देता हूं, इंटू डेल वाई बाय डेल टी लिख देता हूं, और थीटा आपका डेल वाई बाय डेल एक्स हो गया, और डेल वाई बाय डेल टी माइनस वी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स होता ही है, सो दिस इज टी वी डेल वाई बाय डेल एक्स होल स्क्वायर्ड। तो ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी ट्रांसफर का रेट आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिशन रेट। समझ आ रहा है जो मैंने बोला अभी तक? मैं समझ रहा हूँ कुछ लैग आ रहा है, बट स्क्रीन पे दिख भी रहा है। प्लीज बताएं आपको कोई डाउट है तो। हाँ प्लीज गो थ्रू दिस, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट पे, ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया मैंने, इस डिफरेंशियल एलिमेंट पे एक फोर्स लग रही है टी। तो अगर वेव इस तरफ जा रही है तो एनर्जी लेफ्ट से राइट में जा रही है ना? अगर वेव मोशन राइट सेगमेंट, थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है? तो ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, और थीटा आपका डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट के लेफ्ट वाला पार्ट उस पर फोर्स लगा रहा है और वो मूव कर रहा है, तो वो उस पर वर्क कर रहा है, तो मैंने रेट ऑफ वर्क डन लिख दिया, पावर फोर्स डॉट फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कैसे लूंगा? फोर्स का वेलोसिटी के लॉन्ग कंपोनेंट ले लूंगा, तो टी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो टी साइन थीटा इंटू वी कर दिया मैंने, और टी साइन थीटा नीचे की तरफ था इसलिए मैं माइनस साइन ले आया। क्लियर है सभी को? बोलो कोई डाउट, कर लो डाइजेस्ट आराम से। माइनस साइन कौन सा, ये वाला नेगेटिव साइन? तो टी साइन थीटा नीचे की तरफ है ना यार, और उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। क्या मतलब? वेलोसिटी तो बाय डिफॉल्ट, अगर मैं वेलोसिटी को डेल वाई बाय डेल टी लिख रहा हूँ तो वाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मानूंगा, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ मानूंगा मैं।
ठीक है, चलें आगे। किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी लिखी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी, हमने ये प्रूव किया कि दोनों बराबर होती हैं, और फिर मैंने आपको एक इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिशन के बारे में बात की। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो गई। फिर हम बात करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। तो प्लेन क्या मतलब अभी समझाता हूं। प्रोग्रेसिव का मतलब ट्रैवलिंग वेव, ये वेव फॉर्म आगे को ट्रेवल कर रही है। अभी थोड़े दिनों में हम 1-2 क्लास के बाद स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे जो अपने को आगे ट्रेवल करते हुए नहीं दिखाई दे रही होगी। हार्मोनिक का मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो वो कंटिन्यूसली अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे होंगे। और प्लेन वेव का मतलब है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा है। और भी प्लेन वेव का कुछ मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो क्योंकि जनरली जब हम रोप में वेव की बात करते हैं तो प्लेन वेव का बहुत लंबा चौड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास एक पानी के सरफेस पर रिपल चली जा रही हो तो प्लेन वेव का मतलब होता है अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट रिपल चली जा रही है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप पानी के सरफेस पे कहीं पर आप एक स्टोन ड्रॉप कर देते हैं तो ऐसी रिपल्स जनरेट होती हैं जो बाहर की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो ये सर्कुलर वेव है, कॉन्सेंट्रिक रिपल्स बनती हैं। और अगर कोई मतलब शिप चल रहा हो या बोट चल रही हो और बोट से काफी दूर पहुंचने पर अगर आप वेव्स देखेंगे तो आपको ऐसी वेव्स, ऐसी सिंपल स्ट्रेट रिपल्स चलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्लेन वेव का मतलब ऐसी रिपल्स की बात हो रही है। ठीक, तो रस्सी में तो ऐसा कोई मतलब है नहीं, तो रस्सी में तो बस एक ही लाइन है जिसके लॉन्ग वेव चल रही है। जब एक पूरे सरफेस के ऊपर वेव ट्रेवल करती है तो प्लेन वेव का सिग्निफिकेंस रहता है। तो हम आगे जाके देखेंगे प्लेन वेव को कैसे यूज करना है। तो फिलहाल केवल ये एडजेक्टिव लगा रहने दो, इसका कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग, हार्मोनिक मतलब मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहे हैं वेव। और किसी अगर रोप में ऐसी वेव ट्रेवल कर रही है तो हमारी वेव की इक्वेशन कैसी होगी। तो सपोज ये हमारी एक रोप है एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस रोप कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस, और इसमें कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। और अगर x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है with an equation y is equal to a sin omega t, अगर हमारा x is equal to 0 वाला पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है a sin omega t, so this is the displacement equation for a particle at x is equal to 0, then कोई x डिस्टेंस वाला पार्टिकल की जो ऑसिलेशंस होंगी they will be like a sin of omega t minus kx. How did I reach at this thing? तो आपको मालूम है कि आपका जो वेव है वो f of x, अगर ये वेव इधर जा रही है तो x प्लस या माइनस वी टी जैसा होता है। तो मेरे को x प्लस वी टी या x माइनस वी टी जैसी फॉर्म बनानी थी। तो क्योंकि मैंने राइट साइड की तरफ चलने वाली वेव लिखनी थी इसलिए मैंने माइनस साइन लगा दिया,
और डायमेंशनली कंसिस्टेंट रखने के लिए मैंने x के साथ एक k भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि k हमें क्या बताएगा। a और ओमेगा आई होप आपको समझ में आते हैं क्या है। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, और ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक रस्सी में x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की ऑसिलेशंस y नॉट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t के अकॉर्डिंग हो रही हैं, तो ये जो हमारी रोप है इसमें ऐसे वेव फॉर्म जनरेट हो रही होगी, और उस वेव फॉर्म को हम ऐसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी विल सून अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ के। फिलहाल आप समझो कि डायमेंशनली ठीक लगे, इसलिए मैंने x के साथ एक k मल्टीप्लाई किया है कि x की डायमेंशन और ओमेगा t की डायमेंशन दोनों m0 l0 t0 होनी चाहिए, दे शुड बोथ बी डायमेंशनलेस। और k से क्या पता चलेगा अभी सोचते हैं। यहां तक नोट किया आपने? ठीक है, नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी, क्या डाउट? सर आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? एक मिनट, पहले ये नोट कर लिया सबने? तुमने कर लिया ये नोट? हाँ ठीक है। सर, अगर हम देखना चाहें कि ये जो छोटा सा डी एक्स पार्टिकल है सर, इसमें पर मतलब पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी बढ़ रही है इसकी सर, तो हम लोग को इससे दूसरा वाला चीज सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, कि कितनी एनर्जी दूसरे को दे रहा है ये। हाँ, वो ये पावर ट्रांसमिशन का रेट है, मतलब ये बता रहा है इस सेक्शन के लेफ्ट से राइट में कितनी आ रही है। राइट अगर राइट। मेरे को इस डिफरेंशियल एलिमेंट की टोटल एनर्जी का चेंज देखना है, तो मेरे को ऑब्वियसली x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे भी एनर्जी ट्रांसमिशन का रेट देखना पड़ेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो मुझे बताएगा इस एलिमेंट के पास कितनी एनर्जी बच जा रही है। यस सर। सर तो उसमें वो टर्म तो टी डी थीटा डी वाई डेल वाई बाई डेल टी आएगी ना? हम्म टी डी थीटा डेल वाई बाई डेल टी। डेल वाई पे डेल टी क्यों आएगी? अगले पार्टिकल का वो होगा ना उसमें वेलोसिटी। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप डेल बाय डेल एक्स ऑफ पी आई लिखोगे। नहीं नहीं सर, मैं बोल रहा था कि जो ये एक्स वी वाला है सर, इस पे जो राइट वाला पार्ट वर्क करेगा वो भी तो टी डॉट वी होगा ना? उसमें वेलोसिटी को वेरिएबल मानना पड़ेगा ना। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर वाले एंड पे वेलोसिटी v होगी, उधर वाले एंड पे वेलोसिटी v प्लस डेल v होगी ना। इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लेफ्ट एंड पे वेलोसिटी v होगी, राइट एंड पे इसकी वेलोसिटी v प्लस डेल v होगी ना यार। वेलोसिटी x का फंक्शन है कि नहीं है पार्टिकल की वेलोसिटी? है ना। अभी करूंगा आगे इसके बारे में, यहाँ देखना, ये जब मैं ये हार्मोनिक वेव लिख लूंगा ना एक फंक्शन, इसमें बात करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी निकालेंगे एनर्जी हम इसकी। तो ये हमारी वेव की इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आप अपने आप को इस वेव की इक्वेशन से अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं कि ये वेव की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। आपको क्या लग रहा है ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये क्या बता रही है? तो दो मीनिंग आप इसके इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक, आप किसी भी
पार्टिकल के बारे में सोचना शुरू करें, यू फ्रीज एक्स, व्हेन वी फ्रीज एक्स मतलब आपने एक्स को एक कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट कर लिया, तो आपको दिखेगी ये एक सिंपल एसएचएम की इक्वेशन, जैसी एसएचएम में पढ़ते थे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये इक्वेशन में अगर आप x को फ्रीज कर लें, मतलब आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखना शुरू कर दें, दैट मीन्स फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन दी रोप, जैसे ही मैंने रोप पे एक पॉइंट फ्रीज कर लिया, तो मेरे को अब ये एक एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है, तो एक पॉइंट मेरे को इस उससे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। और अगर मैं इसमें टाइम को फ्रीज कर लूं, इसका मतलब मैंने एक रोप में जब वेव चल रही थी उसका स्नैपशॉट खींच लिया, फोटोग्राफ क्लिक कर ली मैंने। तो अगर मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो टाइम कुछ भी वैल्यू फ्रीज कर दी, से t इक्वल टू 0, लेट अस से t इक्वल टू 0 और t इज एनी वैल्यू, देन ये अपने को शेप, एक y और x के बीच में ग्राफ है ना ये, अब अगर आप इसमें t को सोचना छोड़ दो, t कुछ नहीं है, तो आपको ये एक शेप ऑफ द वेव फॉर्म दिखाई दे रही है, ठीक। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी करके रखी है, लास्ट क्लास में भी मैंने इसकी हेल्प से, डेस्मोस की हेल्प से ये शो करने की कोशिश की थी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक वेव फॉर्म दिख रही है, कौन सी वाली वेव फॉर्म दिख रही है, ये 3 नंबर पे पॉइंटर दिख रहा है क्या मेरे माउस का आपको स्क्रीन पे? तो ये जो 3 नंबर है, लेफ्ट में जो कॉलम बना हुआ है, लेफ्ट में जो कॉलम बना हुआ है, आप यहाँ पे देखें, ये ब्लैक कलर का एक वेव फॉर्म सी बनी है, रोमान नंबर 3 लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है साइन ऑफ 0.05 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स, ये दिख रहा है। तो ये एक मैंने वेव फॉर्म लिखी है साइन ऑफ 0.05 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स, और ऊपर देखें मैंने यहाँ पे टी को 0 लिखा हुआ है, ये पैरामीटर टी को मैंने 0 पे सेट किया हुआ है। इसका मतलब ये वाली जो वेव फॉर्म है साइन ऑफ 0.005 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स, ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसमें मैंने टी को 0 पुट करके आपको ये स्क्रीन पे एक वेव फॉर्म दिखाई है। तो ये हमारी रोप की पिक्चर है t इज इक्वल टू 0 पे, ऐसी रोप की पिक्चर जिसमें साइन ऑफ 0.05 पाई टी माइनस 0.5 पाई एक्स नाम की वेव चल रही है। सो दिस इज द स्नैपशॉट। अब अगर मैं टाइम को 0 से थोड़ा सा चेंज करके कुछ और कर देता हूं, तो आपको अब t इज इक्वल टू 7 पे वही सेम रोप का स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है। तो पहले t इज इक्वल टू 0 पे उस रोप का स्नैपशॉट दिखाई दे रहा था, अब आपको t इज इक्वल टू 7 पे उसी वेव का स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर मैं इसको प्ले कर दूं, तो आपको ये दिखाई देगा कि कंटिन्यूसली जब इसमें वेव चल रही है, तो ये रोप की शेप कैसी होगी। सो दिस इज हाउ दी रोप बिहेव्स एज इट ट्रेवल्स। तो ये एक ट्रेवलिंग वेव बन गई हमारे पास, ठीक है। तो ये अपने को वेव फॉर्म ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही है, और जैसे ही हमने टाइम फ्रीज कर दिया, अब t इक्वल टू 100 फ्रीज हो गया, तो t इक्वल टू 100 सेकेंड पे हमारी रोप कैसी दिखाई देगी, ये बात हो गई। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखें, मैं एक और वेव यहाँ पे चला रहा हूं, एंड दैट इज दिस रेड वन, दिस इज साइन ऑफ 0.005 पाई टी प्लस 0.5 पाई एक्स। तो यहाँ पे प्लस करने से क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी करते हैं तो क्या होता है, तो वेव लेफ्ट की तरफ चलती है। अब टाइम को प्ले करेंगे, तो रेड वाली वेव फॉर्म लेफ्ट की तरफ चल रही है और ब्लैक वाली वेव फॉर्म राइट की तरफ चल रही है, ठीक है।
ऑपोजिट फेज के बारे में सोचना छोड़ दो, बस इतना सोचो कि ये वेव फॉर्म अब लेफ्ट की तरफ चल रही है। ठीक है, राइट। अब मैं वापस वो ओरिजिनल वाली पे आ जाता हूं, और अब हम ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक, मैं आपको पार्टिकल का मोशन दिखाना चाहता हूं। द पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे एक नंबर 5 इक्वेशन दिख रही है आपको, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस साइन ऑफ 0.05 t माइनस 0.5 पाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, और ये सर्कल आपको जब मैं दिखाऊंगा तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे ग्रे डॉट आ गया x इज इक्वल टू 1 पे। ये ग्रीन डॉट आ गया, ग्रीन डॉट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब ये वेव चलेगी तो इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करेंगे। तो यू लुक एट दिस ग्रीन डॉट व्हेन आई प्ले दिस, तो एज द वेव गोज राइट दिस ग्रीन डॉट मूव्स अप एंड डाउन। तो अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन के बारे में सोचना है तो आपने x की वैल्यू फ्रीज कर दी। यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन नंबर 5 में मैंने ये y माइनस समथिंग जो लिखा हुआ है, ये मैंने उस वेव की इक्वेशन में x को 1 पुट करके लिखा हुआ है। ये जो x ये वाली थी ना, साइन ऑफ 0.05 पाई t माइनस 0.5 पाई x, इसमें x को 1 पुट किया हुआ है 5th नंबर इक्वेशन में। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर मेरे को एक पर्टिकुलर पार्टिकल का मोशन देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रीन डॉट मेरे को x इज इक्वल टू 1 पे जो पार्टिकल है उसका अप एंड डाउन मोशन दिखा रहा है। ये अब हम केवल उस वेव को देखना बंद कर देते हैं, हम केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, और ये हो रहा है इस वेव की वजह से। ये क्लियर हुआ आपको? अब मैं एक और पार्टिकल ले रहा हूं विच इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 4। जस्ट लुक एट दैट पार्टिकल एज वेल। एक ग्रीन डॉट और आ गया x इज इक्वल टू 4 पे। ब्लू है क्या? हाँ ब्लू है, पहले ग्रीन लग रहा था मेरे को, वो कलर ब्लाइंडनेस हो गया मुझे। अब देखते हैं, तो दिस पार्टिकल इज ऑल्सो मूविंग अप एंड डाउन। क्या ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं 1 और 4? अब देखो, डिफरेंट फेज में। एक और पार्टिकल ले लेते हैं जो x इक्वल टू 0 पे है। ये कौन सा कलर है दिख रहा है x इक्वल टू 0 पे? पर्पल कलर का, राइट। और ये वेव भी दिखा देता हूं पहले मैं, और इसको प्ले करता हूं। अब ये x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है, x इक्वल टू 1 वाला ऑसिलेट कर रहा है, 4 वाला कर रहा है। वेव को देखना बंद करते हैं, केवल इन तीनों पार्टिकल्स को देखते हैं। सो दे आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। हाँ, अरे यू नोटिस दैट 0 और 4 वाले का फेज सेम है, और 0 और 1 वाले का फेज डिफरेंस। कौन लीड कर रहा है? x इक्वल टू 0 वाला लीड कर रहा है ना 1 के कंपैरिजन में, 1 वाला लैग कर रहा है उससे। So as this wave propagates in the medium, different particles are moving up and down, और उनकी ऑसिलेशंस के फेज डिफरेंट है। अब आपको दिख रहा है फेज राइट साइड की तरफ ट्रेवल करता हुआ। पहले फेज 0 पे पाई/2 हुआ, फिर थोड़ी देर बाद 1 पे पाई/2 हुआ, फिर 2 पे हुआ होगा, फिर 3 पे हुआ होगा, ऐसे। ठीक है, तो मैं वापिस आता हूं वेव की इक्वेशन के ऊपर। तो अब मैं आपको ये समझा रहा था कि मेरे इस इक्वेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं। तो इस इक्वेशन में अगर आप x को फ्रीज कर देते हैं
तो आपको एक पार्टिकल की SHM की इक्वेशन दिखती है फॉर अ गिवन पॉइंट ऑन द रोप, वी आर एबल टू लुक एट द इक्वेशन, और उसकी ऑसिलेशंस का जो फेज एंगल है दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ जी अरित्र, क्या डाउट? सर वो आपने वो वाला इक्वेशन जो लिखा था x-1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस वो वाला, सर वो कैसे लिखा था आपने? यार वो मैंने जुगाड़ लगाया था, मैंने एक सर्कल की इक्वेशन लिखी थी जिसका सेंटर मैंने उस पॉइंट पे फ्रीज कर दिया था जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वो है। अगर मैं x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर लिखूं, व्हाट आई विल गेट? सर 1,1 पे सर। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1,1 पे है। अच्छा सर, जीरो रेडियस का सर्कल लिखते हैं आपने? नहीं, जीरो रेडियस का नहीं था वो सर्कल, बहुत रेडियस मैंने उसका बहुत छोटा लिया हुआ था, आपको डेटा में देख नहीं रहा था, मैंने इतना लिया हुआ था। तो मैंने x-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस k टाइम्स 1 का होल स्क्वायर, तो मैंने y कोऑर्डिनेट उस सर्कल के सेंटर का उतना ही कर दिया जितना हमारी वेव का y डिस्प्लेसमेंट है। तो उससे वो सर्कल जो है वो उस पॉइंट के साथ अप एंड डाउन मूव कर रहा था, वो तो अलग चीज होगी ना, मतलब यू डोंट वरी हाँ अबाउट सर, समझा। कोडिंग कैसे की, तो डोंट वरी अबाउट दैट कोडिंग पार्ट, राइट? मैं केवल वो विजुलाइज करवाना चाह रहा था कि कैसे पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे, राइट? तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर मैंने ये x फ्रीज कर लिया तो मेरे को मिली एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जिसका फेज एंगल है ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो द फेज ऑफ oscillations at x is equal to 0 is omega t, and the phase of oscillation at x is equal to x is omega t minus kx। ठीक? दूसरा, the shape of the waveform at t is equal to 0 is y is equal to a sin of minus kx। इसमें t को 0 पुट कर दिया तो t is equal to 0 पे अपने को जो रोप है वो माइनस a sin kx वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग शेप दिखाई देगी, और शेप ऑफ द वेवफॉर्म at time t is y is equal to a sin of ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो टाइम फ्रीज कर लिया तो किसी टाइम t पर अपने को ऐसी वेवफॉर्म दिखाई देगी। आर यू क्लियर विद दिस? अब यहां देखो स्क्रीन पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 वाले पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 वाले में पाई/2 का फेज डिफरेंस दिखाई दे रहा था आपको। जैसे जैसे मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 की तरफ जा रहा हूं, फेज एंगल डिक्रीज करता जा रहा है, ओमेगा टी माइनस की एक्स है ना। जैसे जैसे x इज इक्वल टू 0 से 4 की तरफ जा रहा हूं फेज एंगल डिक्रीज करता जा रहा है। जब x इज इक्वल टू 0 से 1 तक पहुंचा तो फेज एंगल पाई/2 से डिक्रीज कर गया, 2 तक पहुंचाऊंगा तो पाई से डिक्रीज कर गया होगा, 3 तक पहुंचाऊंगा तो 3 पाई/2 से डिक्रीज कर गया होगा, और 4 तक पहुंचूंगा तो मैं 2 पाई से डिक्रीज कर गया होगा। और क्योंकि वो 2 पाई इज एज गुड एज 0, इसलिए आपको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 वाले सेम फेज में वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? बढ़िया। और अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 के बीच में जितनी वेव हमारी आ गई, क्या ये एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है? राइट। सो इफ 2 पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय 1 wavelength,
the phase difference between their oscillations will be 2 pi, which is as good as 0. तो ये जो हम वेव फॉर्म बनाते हैं, कुछ भी ऐसी हमने वेव फॉर्म बनाई, इसको हम एक कंप्लीट वेवलेंथ बोलते हैं, बिकॉज इसी की रेपिटेशन हो रही है बाकी की सारी वेव में, है ना। बाकी की सारी वेव तो इसी शेप की रेपिटेशन से बन रही है। या बचपन में आप पढ़ते थे दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर होता है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर होता है। टेक्निकली स्पीकिंग दो पॉइंट नियरेस्ट जिनका फेज डिफरेंस 2 पाई या एज गुड एज 0 हो, उनके बीच का डिस्टेंस 1 वेवलेंथ के बराबर होता है। एंड दिस डिस्टेंस हैज टू बी मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। रस्सी में तो एक ही डायरेक्शन मेजर कर रहे होंगे, अगर किसी सरफेस पे वेव चल रही होगी तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में आप दो पॉइंट्स लेंगे, जो कि अगर एक वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो वेवलेंथ इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which are vibrating in same phase. ठीक, कोई डाउट? नोट कर लिया? अभी JDRN चलिए, तो अगर हमारी वेव की इक्वेशन है A साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, at x is equal to x1 the phase angle is omega t minus k x1, or at x is equal to x2 the phase angle will be omega t minus k x2. So the phase difference phi 2 minus phi 1 will be minus k times x2 minus x1. तो फेज डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो k टाइम्स डेल्टा एक्स आएगा। डेल्टा एक्स हो गया उन दोनों के बीच की सेपरेशन, पार्टिकल्स के बीच की, इसको पाथ डिफरेंस बोल देते हैं। एक नई टर्म हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस क्यों बोल देते हैं? वेव की लेंथ के अलोंग टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट पोजीशंस, तो डिफरेंस इन देयर पोजीशंस, दैट इज देयर पाथ डिफरेंस, एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। अभी आपको के का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा? When delta x is lambda, the phase difference is 2 pi. When delta x is lambda, the phase difference is 2 pi. तो फेज डिफरेंस को 2 पाई लिख देते हैं और डेल्टा एक्स को लैम्डा लिख देते हैं, तो के की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय लैम्डा। तो के से अपने को वेव लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको बोलते हैं, के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर एंड ऑल्सो नोन एज प्रोपेगेशन कांस्टेंट। 1/λ को बोलते हैं वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाय टी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना।
और देखते हैं y इक्वल्स a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी of oscillations of the medium particles, और के हमारा एंगुलर वेव नंबर। इसको 2 पाई बाय लैम्डा लिख सकते हैं और इसको 2 पाई एफ लिख सकते हैं, where f is the frequency of oscillations of the medium particle। हाँ जी, ऊपर क्या रह गया प्रतिष्ठा? ये कर लिया नोट? चलो आगे। लेट्स टॉक अबाउट वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को आप वेव की इक्वेशन से विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें से आप माइनस के कॉमन लो तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस ओमेगा बाई के टाइम्स टी, विच इज ऑफ द फॉर्म y इज अ फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी। सो द वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाई के। और ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं और इसको 2 पाई बाय लैम्डा। सो वो बहुत पुरानी रिलेशनशिप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बचपन में पढ़ी होगी आपने। v इज वेव वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ एंड f इज दी फ्रीक्वेंसी। ये f जो है ये दो चीजों की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स, दूसरा frequency of waves. What do you mean by frequency of wave? Number of complete waves that pass a point per second. क्यों भी लग रहा है दोनों बराबर ही होने चाहिए। जितनी बार एक कंप्लीट वेव एक पॉइंट से पास कर जाएगी उतनी देर में एक पार्टिकल अपनी एक पूरी अप एंड डाउन की ऑसिलेशन कर जाएगा, है ना। सो द टाइम टेकन by a particle to complete one oscillation is also the time taken by the wave to travel a distance equal to wavelength। तो क्या मैं v को lambda by t लिख सकता था सीधा सीधा, velocity of the wave form? क्यों? विच इज एफ लैम्डा। तो ये लॉजिकली भी समझ में आता, हाँ भाई v इक्वल टू एफ लैम्डा होना चाहिए। एक वेव फॉर्म को टी टाइम अगर लगता है एक पॉइंट से क्रॉस करने में तो उतने ही टाइम में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर गया होगा। हाँ जी, नोट किया यहां तक? ठीक है, बाकी की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को होगी, एक साथ ही करूंगा मैं दोबारा से दोनों बैचेस की क्लास। और संडे को कल आप लोग एसएचएम की 2 क्विजेज अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना।
सर थोड़ा ओपन हुए। ऑसिलेशंस की 2 क्विजेज अटेम्प्ट करने वाले हैं आप। हाँ जी, क्या नोट करने वाला रह गया है? एसएचएम की, यस, ऑसिलेशंस की 2 क्विजेज, क्विज 1 क्विज 2। और कुछ पूछना है किसी को? किसी ने डाउट लिखा था? हाँ आदित्य बोल। सर सर एक क्वेश्चन था सर, आपने जब मुझे वो बोला था कि वो छोटे से डीएक्स पार्टिकल के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी होगा कि उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी ना अक्रॉस दैट स्मॉल डीएक्स? हाँ, मतलब उसके आगे वाले एलिमेंट की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी। हाँ सर, तो हमने जब वो लेकिन वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था तब तो हमने बोला था पूरे ही डीएक्स का सेम है। यार वो आप ना जरा थोड़ा पेशेंस के साथ समझो, कैलकुलस की फील्ड में गड़बड़ कर जाते हो तुम कि कहाँ पे क्या चीज की वेरिएशन कंसिडर करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। अगर मैं dx के लेफ्ट एंड पे वेलोसिटी देखता हूँ, राइट एंड पे वेलोसिटी देखता, तो वो डिफरेंट होगी, एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगी। ओवरऑल dx को अगर मेरे को एक सिंगल एक्सेलरेशन से कैरेक्टराइज करना है तो वो एक एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, और वो वेरिएशन इतनी नहीं है कि मैं उसको इग्नोर कर सकूं। नेट फोर्स जब मैं लिख रहा हूँ उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे, तो उसमें मेरे को टेंशन नहीं है उसकी ना। आपको कंटेक्स्ट में समझना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में वो वेरिएशन अकाउंट में लेनी है, किस कंटेक्स्ट में नहीं लेनी है। सर नीचे लो एक। हाँ जी, और इतर बोलो। सर वो हमारे बैच में वो एसएचएम के मॉड्यूल का डिस्कशन नहीं होता है, वो कब? वो भी करता हूँ अरेंज यार। ओके। हाँ जी, हाँ जी, यू कैन लीव प्लीज, थैंक यू। चलिए बाय बाय।